वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल की जाती है। जीएसटीआर 3B में ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि R1 का टैक्स जीएसटीआर 3B में पे होगा और 2B का आईटीसी जीएसटीआर 3B में हम लोग क्लेम करेंगे। सबसे पहले आपको उस मंथ की रिटर्न ओपन कर लेनी है जिसकी हम जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हैं। देन जीएसटीआर 3B पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 3 के 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 4, 5, 5.1, ये 6 टेबल्स आप लोगों के पास आ रही है। सबसे पहले देखते हैं जीएसटीआर की जो टेबल 3.1 है ये क्या बोलती है। 3B की टेबल, इसको आप क्लिक करके ओपन देखिए 3.1 टेबल में सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, वो सप्लाईज जो कि टैक्सेबल है। पहले तो देखो जीएसटीआर 1 से जो डाटा है ये डाटा मैंने नहीं डाला, 3B के अंदर सारा डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। मैम ऑटो पॉपुलेट होकर के कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ऑटो पॉपुलेट होके। देखो मैं आपको R1 दिखाती हूँ इसकी। देखिए पिछली सीरीज में मैंने आप लोगों को जीएसटीआर 1 फाइल करनी सिखा दी थी। ये जीएसटीआर 1 की समरी है। समरी के लास्ट में आपके पास आ जाता है कि कितनी आपकी टोटल सेल है और कितना टैक्स पे होना है। देखो यहाँ पे टोटल सेल आपकी कितनी है, 2581104, ठीक है। और ये आपका टैक्स पे होने वाला है 32074 और ये 74250, ठीक है। मैंने राउंड फिगर में बोल दिया 3,20,629 है वैसे। क्लियर, ये आपका टैक्स पे होना है, ये आईजीएसटी का, ये सीजीएसटी का, ये एसजीएसटी का, और ये आपके पास क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप 3B में जाकर के देखोगे सेम वैल्यू आपको यहाँ 3B में दिखाएगा। देखो सेम टैक्सेबल वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखो अगर B2C सप्लाई भी होती, ठीक है, तो भी यहाँ पे इंक्लूड होनी थी, बट यहाँ पे नील रेटेड आपके पास अलग दिखाएगा, जीरो रेटेड अलग दिखाएगा। हमारे क्लाइंट की जीरो रेटेड और नील रेटेड नहीं थी, तो टोटल से सीधी सीधी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मैच हो गई। क्लियर, ये ऑटो पॉपुलेट होके फिर से मैं बता रही हूँ कहाँ से आएगी, R1 से आएगी। ये देखो लिखा हुआ है कि आपकी भी यही अमाउंट है, योर अमाउंट एंड सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट। मैं इसको अगर छेड़ दूंगी, इसको कुछ कम ज्यादा करूंगी, तो योर अमाउंट की जगह अमाउंट अलग आ जाएगा और सिस्टम कंप्यूटेड ये सेम ही रहेगी। अगर आप इसमें कुछ भी छेड़ाखानी करते हो, इस अमाउंट को चेंज करते हो, तो ये जो जीएसटीआर 3B है ये आपका ही रेड हो जाएगी। ये सारे कॉलम्स जो है वो आपके रेड हो जाते हैं। जब आप बाहर आओगे, इसको मैं कैंसिल कर दूं अगर, तो ये जो आपके पास है ये ब्लू की जगह यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा, यहाँ रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी ओपन करते हैं हम अपनी रिटर्न को। यहाँ पे ये आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, ये आपने मैच कर लेनी है। देन टोटल टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, वो सप्लाई जो कि जीरो रेटेड है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ शो करेगा R1 से डायरेक्टली। नील रेटेड सप्लाई होगी तो यहाँ शो करेगा इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, यानी सप्लायर टैक्स नहीं देता, टैक्स कौन देता है, रिसिपिएंट देता है। अगर देखो रिवर्स चार्ज के आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आरसीएम से रिलेटेड मैंने एक अलग सीरीज शुरू की है। मैंने कंप्लीट उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि आरसीएम में कौन कौन सी गुड्स आती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। मैं अभी उसको डेली अपडेट्स उसमें आती रहती हैं वीडियोस की। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जैसे हम लोग कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, उसमें रिवर्स चार्ज का भी कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें गुड्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे और उसकी रिटर्न फाइलिंग भी होगी, यानी रिवर्स चार्ज। जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है। तो उनको आरसीएम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वो रिटर्न आप किस तरीके से R1 में दिखाओगे, जैसे ट्रांसपोर्टर है वो किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करेगा, 3B कैसे फाइल करेगा, सामने वाली की रिटर्न पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब का सब हम प्रैक्टिकल फाइलिंग उसमें दिखाने वाले हैं। आरसीएम की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों को आरसीएम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप उसको देखो। अगर आप अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, सीए हो, तो वो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कई ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड गुड्स में या सर्विसेज में डील करते हो सकता है वो उन्हें परचेज करते हो उन सर्विसेज को, और हो सकता है वो खुद ही उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास कोई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है, नॉन जीएसटी यानी जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जो जीएसटी के अंदर आती ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसे भी यहाँ डिक्लेयर कर देना, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको डिक्लेयर यहाँ पे कर देनी है। आपको R1 में जब डिक्लेयर करोगे यहाँ ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास वो सप्लाई आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टेबल 3.11। ये आपके पास क्या है, ईसीओ से रिलेटेड है। अगर आप ईसीओ है
तो आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे मेंशन होगी, ईसीओ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले ईसीओ। आपने अगर अपनी R1 के अंदर सेल दिखाई होती तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती। बट अगर कोई आप ऐसी पर्सन है जो कि 9.5 के तहत अपनी सप्लाई दिखा रहे हो, देखो अगर आप लोगों को डेप्थ में समझना है तो मैंने पिछली सारी वीडियोस डाली हैं, उसमें मैंने R1 में समझाया था कि 9.5 के ईसीयू कौन से होते हैं और कौन से सप्लायर ऐसे होते हैं जो 9.5 के थ्रू सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो सप्लायर जो 9.5 वाले थे जो टैक्स पे करते हैं, उनकी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली R1 से आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं आई, ऑब्वियसली रीजन बीइंग कि हमने यहाँ पे दिखाई नहीं थी, जो जिस क्लाइंट की मैं दिखा रही हूँ आपको डेटा उसने दिखाई नहीं हुई है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं आई। बट अगर आप R1 में दिखाएंगे ऑटोमेटिकली ऑल फिगर्स जो है ये वहां से पिक कर लेगा। ठीक है, और वो पर्सन्स जो 9.5 के थ्रू अपना माल सप्लाई कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ईसीओ ऑन विच ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी सेल आएगी, उस रजिस्टर्ड पर्सन की जिसने ईसीओ के थ्रू सेल दी। जैसे एक्स एक पर्सन है, एक्स ने ईसीओ के थ्रू माल सप्लाई किया, ईसीओ उसी की डिटेल इस वाले कॉलम में देगा, 9.5 वाला जो ईसीओ है, लेकिन एक्स डिटेल कहाँ देगा, इस कॉलम में। राइट, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट टेबल नंबर 3.2 को देखते हैं। 3.2 टेबल क्या कहती है कि अगर आपने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई की जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई हो, इंटरस्टेट सप्लाई किसको की गई हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, या यूआईएन होल्डर को। ठीक है, यूआईएन होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास जीएसटी नहीं होता इनको यूआईएन मिलता है। ठीक है, आप यूआईएन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे जो कोई नॉन रेजिडेंट हो गया तो उसको ये नंबर दिया जाता है। तो अगर आपके पास ये नंबर है या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन और इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो उसकी डिटेल्स आप लोगों के पास यहाँ शो होंगी। ठीक है, जब आप R1 फाइल कर रहे थे तो R1 के अंदर ऑप्शन था कि क्या आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, तो वो हम वहां पे दिखा रहे थे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की इंटरस्टेट सप्लाई थी, तो उसका जो शो है वो यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो करेगी। वैसे मैं आपको दिखा दूं R1 में कहाँ पे हम लोग शो करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये R1 ओपन कर ली, यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइसेस है। जब आप लार्ज इनवॉइसेस को खोलोगे तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे हम गए थे। ऐड रिकॉर्ड के अंदर यहाँ से हमसे प्लेस ऑफ सप्लाई मांगा गया था कि किस जगह पे आप सप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल गुजरात में कर रहे हो, या इनवॉइस नंबर, डेट और इनवॉइस वैल्यू हमने डाली, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ एंटर की। तो यहाँ जो टैक्सेबल वैल्यू आप एंटर करोगे ना, वही वैल्यू आपको 3B में दिखाई देगी। जो वैल्यू हमने वहां R1 में डाली थी वो यहाँ 3.2 में आपको दिखाई देगी एज इट इज। जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनसे रिलेटेड वैल्यू यहाँ आएगी। यहाँ देखिए सारा डाटा लॉग्ड है, यहाँ आप कुछ नहीं एंटर कर सकते, ये ऑटोमेटिकली R1 से ही ऑटो पॉपुलेट होगा डाटा। नेक्स्ट 4th नंबर टेबल में आपके पास आ जाएगा एलिजिबल आईटीसी, जितना आईटीसी आपका क्लेम होना है। ये आईटीसी कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होगा, जीएसटीआर 2B से। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, 2B में जो आईटीसी होगा वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसका अगर कोई आईटीसी है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आईटीसी, मैम इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में सीजीएसटी एसजीएसटी लॉक्ड है। रीजन देखो, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होती है तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ तो एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है, तो अगर आप देश के बाहर से सामान मंगवाओगे तो उस पर ऑलवेज आईजीएसटी ही लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का तो कंसर्न ही नहीं है, इसलिए ऑलरेडी ये लॉक्ड है। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज हमेशा ध्यान रखिएगा कैश में जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और वो रिवर्स चार्ज जब आप टैक्स पे करोगे अपनी तरफ से तो उसका आईटीसी भी यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, 12.68 आपका आ रहा था वहां पे। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई में जब हमने 3.1 टेबल में देखा था, उसका आईटीसी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑल अदर आईटीसी यहाँ देखिए आपके पास आ रहे हैं 218576, 218576। अगर मैं 2B से इसको कंपेयर करवाऊं तो वहां भी आपको ये डाटा मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेम मंथ की 2B जो है वो सिलेक्ट कर ली है। 2B जब मैंने ओपन की तो देखो सेम वही डाटा हमारे पास आ रहा है कि इतना सीजीएसटी और इतना एसजीएसटी आपका अवेलेबल है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जब आप इधर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट बायफर्केशन आ जाएगी कि ये आईटीसी किस किस पार्टी का है। आपने हर एक पार्टी चेक कर लेनी है। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी हो जो आपकी नहीं है लेकिन गलती से उसने आईटीसी यहाँ पे डाल दिया,
या कोई पार्टी ऐसी भी हो सकती है जिसने आईटीसी डाला ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2B के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। एक, कोई भी एक पार्टी थी जिसने आपका बिल अपडेट करना था लेकिन वो अपडेट नहीं किया, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने गलती से अपडेट कर दिया। मैं आपको डिटेल में इस चीज को समझाती हूँ। देखिए, 2B में आप लोगों के पास ये वाला आईटीसी अपडेट हो गया टोटल, ठीक है, ये B2B का ही सारा आईटीसी है। अब यहाँ पे कोई भी एक सप्लायर था जिसका 18,000 का आईटीसी अपडेट होना था, सीजीएसटी में 18,000 का आईटीसी अपडेट होना था एसजीएसटी में, लेकिन उसने बिल दिखाए ही नहीं, उसने बिल दिखाए ही नहीं। तो मैम हम क्यों चेक करें, हम इस B2B को खोलें, इसमें अगर 50 बिल है तो 50 बिल चेक करें? अरे चेक करने पड़ेंगे। आप लोग रिकंसिलेशन कीजिए टैली के अंदर इनका, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो यहां से डाटा एक्सपोर्ट करो। डाटा एक्सपोर्ट करो कहां से? 3B से, और उसको कंपेयर करो, सॉरी 2B से, और उसको कंपेयर करो अपने परचेज के बिल से, क्योंकि वो 18,000 क्लाइंट के यहाँ पे अपडेट नहीं हुए। आप क्लाइंट को बोलो कि फलाना एक्स पर्सन है, उसने आपका 18,000 का बिल अपडेट नहीं किया, यहाँ 18,000 का आईटीसी आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, आप प्रोफेशनल हो। मेरी बात समझ रहे हो? प्रॉपर अकाउंटिंग तो आपकी तभी बनेगी ना, मंथ वाइज रिको करते चलो कि किसका बिल आया किसका नहीं आया। अगर दूसरे एंड पे मैं बात करूं, किसी का एक्स्ट्रा बिल आ गया, अभी किसी ने 18,000 का जीएसटी यहाँ पे ये 18,000 का एक्स्ट्रा कर दिया, हमारा होना कितना चाहिए था? 200,576.45, 200,576.43, ये होना चाहिए था हमारा आईटीसी। बट गलती से क्या आ गया? गलती से 2,18,576 आ गया, 18,000 एक्स्ट्रा आ गया। आपने देखा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं, आपने क्या कर दिया? क्लेम कर लिया, और आगे के मंथ में जाकर के क्या होगा? उसको यूटिलाइज भी कर लेगा असेसी, उसको यूटिलाइज भी कर लेगा। और फिर जाकर के अगर 2 साल में, 3 साल में, 1 साल बाद वो गलती पता चलती है तो क्लाइंट किसका कसूर निकालेगा? आपका, क्योंकि बाद में उसको 18% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा पे करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे गलती से अवेल कर लिया। तो मैम अब हम क्या करेंगे? देखो, अगर साथ ही साथ आपको पता चल रहा है तो 3B में से ये अमाउंट माइनस करके क्लेम कर लेना। मैं भी बताऊंगी किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट को बोल देना है कि भैया तेरा ये वाला जो आईटीसी है ये अपडेट नहीं हुआ, इसको अपना अपडेट करवा ले और सामने वाली पार्टी से बात कर। यहाँ पे आप कभी भी इस तरीके का आईटीसी मत लेना। और हो सकता है इसमें कोई इनएलिजिबल आईटीसी भी हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कार खरीद ली, कार का आईटीसी लेना अलाउड नहीं होता, कार का आईटीसी नहीं ले सकते आप। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का ले सकते हो, बट कार का आईटीसी अलाउड नहीं है। फूड एक्सपेंसेस का, अगर आपने फूड के ऊपर कोई खर्चा किया, उसका आईटीसी अलाउड नहीं है। ऐसे बहुत सारे आईटीसी होते हैं जो अलाउड ही नहीं होते। देखो, ऐसा नहीं है कि जीएसटी एक छोटा सा कंसेप्ट है, जीएसटी बहुत वास्ट कंसेप्ट है। बहुत सारे कंसेप्ट में कवर करने की कोशिश भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ते हो तो मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ब्लॉक्ड क्रेडिट का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जब एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के हिसाब से बैठे हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सा आईटीसी क्लाइंट ले सकता है, कौन सा नहीं। आज आप दिलवा दोगे, कल को कोई नोटिस आ गया, तब आप क्लाइंट को लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रिटेन करके नहीं रख पाओगे। किस लिए नहीं रख पाओगे? क्योंकि आपको खुद को ही नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज गेन करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल के पीछे मत भागो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी समझो अगर आपको लॉन्ग रन तक क्लाइंट के साथ चलना है तो, ठीक है। यहाँ फूड का आईटीसी अलाउड नहीं है तो वो आईटीसी ऑटोमेटिकली खुद से माइनस कर देना। जैसे आपके पास यहाँ पे कार का आईटीसी था 50,000 50,000 एसजीएसटी में, तो वो 50,000 भी यहाँ पे माइनस कर देना अपनी तरफ से। अब अपनी तरफ से माइनस कैसे करने हैं इस चीज को समझो आप। देखिए, जैसे कोई भी एक आपका क्लाइंट है, आपके पास टोटल आईटीसी यहाँ पे कितना आया है 2B के अंदर? 2,18,000, 2,18,576। लेकिन आपका एक क्लाइंट था जिससे आपका आईटीसी आने वाला था सीजीएसटी में 18,000, एसजीएसटी में 18,000, लेकिन वो आईटीसी आपका 2B में शो ही नहीं हो रहा। यहाँ पे जब आप इस पोर्शन पे क्लिक करोगे ना B2B वाले पे, तो यहाँ पे सभी पार्टीज के नाम आ जाएंगे, XYZ UVW, कि किस किस का कितनी कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी, कितनी कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आया हुआ। ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगी।
अब आपने जब उसको कंपेयर किया टू बी को अपने परचेज के बिल्स के साथ, तो आपने देखा कि भैया एक एक्स नाम का सप्लायर है जिसका बिल था 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, उसने 18,000 CGST 18,000 SGST हमारा जमा होना था, वो तो इसमें है ही नहीं। ये बात आप किसको बताओगे? अपने क्लाइंट को। और क्लाइंट जो है वो कॉल करेगा एक्स को कि भैया तूने मेरा बिल दिखाया नहीं है। मैम हमें क्या जरूरत पड़ी इतनी मत्था चप्पी करने की? अरे क्लाइंट से पैसा आप ले रहे हो तो क्लाइंट की रिको साथ के साथ आप ही करोगे ना। कल को क्लाइंट को पता चल गया, कहीं ना कहीं से क्लाइंट को देखो सब चीज़ों का पता चल जाता है, आज नहीं तो कल। और कल को उसको जब पता चल गया कि आपने उसके 36,000 का ITC खत्म कर दिया, उसको बताया ही नहीं, तो कल को आपकी प्रैक्टिस के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कल को वो ITC आपने अपडेट करवाना है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है मैम, इसलिए हम चेक कर लेंगे इसको। बट इसका वाइसे वर्सा भी हो सकता है। वाइसे वर्सा क्या हो सकता है कि ये जो 2,18,000 है, इसके अंदर गलती से 18,000 का एक ITC जुड़ करके आ गया। ठीक है, एक्स ने बिल तो दिखाना था वाई का, लेकिन दिखा दिया गलती से आपके नाम पर। वो था वाई कुछ भी, मतलब आपका ना, जैसे अग्रवाल मिष्ठान भंडार है, ठीक है, और एक अग्रवाल पेड़ा है, तो दोनों का नाम मिलता जुलता था, उसने गलती से आपके नाम पे डाल दिया। अब आप जब यहां से एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि एक बिल तो एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो आप सोचोगे मैम अच्छी बात है ना, एक्स्ट्रा आया तो हमने क्लेम कर लिया, हमारे क्लाइंट का यहाँ फायदा हो गया। फायदा नहीं, नुकसान हो गया। कल को क्या होगा, ये अग्रवाल मिष्ठान को पता चल गया, 6 महीने बाद उसे एनालाइज हुआ, उसने क्या करा, एक्स को बोल दिया कि भैया बिल अमेंड कर दो। वैसे भी आपका इनवॉइस नहीं है तो आप एलिजिबल भी नहीं हो लेने के लिए। अब जब ये बिल आगे जा करके अमेंड करेगा और आपने अगर ये ITC यूटिलाइज कर दिया होगा, तो आपको ITC तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस गलती आपकी है, आपने उसको क्लेम कर लिया, तो आपको 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लाइंट को ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मत दिलवाओ, बाद में जब आउट ऑफ पॉकेट उसको पे करना पड़ता है ना, तो तब क्लाइंट को ज्यादा दुखता है, और वो भी आपकी गलती की वजह से। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ITC जो है वो क्लेम नहीं करना। ये आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। मैम माइनस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये तो आप माइनस कर दोगे, बट एक बात और ध्यान रखनी, ये क्या था, ये तो गलती से आया। ठीक है, ये तो गलती से आया, बट इसके अलावा कुछ ऐसे ITC भी आ सकते हैं जो कि सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है, जिनका ITC आप ले ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदी, उसका ITC आप नहीं ले सकते। आपने कोई फूड के ऊपर एक्सपेंसेस किए, उसका ITC आप नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे ITC जो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, आपको पता होने चाहिए। वैसे ब्लॉक्ड ITC का कंसेप्ट जरूर पढ़ना। ठीक है, अगर मेरे थ्रू वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी किन किन चीज़ों के ITC आप नहीं ले सकते। अब जिन चीज़ों के ITC आप नहीं ले सकते हो और वो ITC आपको इसमें दिख जाए, तो वो ITC भी डायरेक्टली साथ के साथ माइनस कर देना है। जैसे 50,000 रुपये ITC आया कार का, 25 CGST में, 25 SGST में माइनस कर देना। वो ITC आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करने हैं, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि 2B क्यों मैटर करती है। 2B को साथ के साथ मंथली रिकंसाइल कर लेना, ताकि आगे जाकर के आपको दिक्कत ना हो, GSTR 9 के टाइम पे भी कोई इशू ना आए। अभी 3B में आपको क्या करना है, 3B में जाकर के यहाँ पे आप 3B के ऊपर क्लिक करेंगे, एलिजिबल ITC पे जाएंगे। तो एलिजिबल ITC में देखो, ये आपके पास ITC अवेलेबल हो रहे हैं। इसमें जो ITC आपके ब्लॉक्ड हैं, जिनको आप क्लेम कर ही नहीं सकते, वो ITC आपको यहाँ एंटर करने हैं। ठीक है, एज पर रूल 38, 42, 43, ये जो आपके पास ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे आपको ब्लॉक्ड ITC जो है वो दिखाने हैं। नेक्स्ट जो आपके पास अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स के ऑप्शन में आप वो ITC दिखाएंगे जो आज आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप क्लेम करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, कार का ITC है या कोई अदर फूड एक्सपेंसेस का ITC है जो फर्दर आप क्लेम कर ही नहीं सकते, वो यहाँ पे दिखा देना इस वाले हेड के अंदर। ठीक है, B1 वाले कॉलम में। और जो आपके पास ITC ऐसा है कि आप आज एलिजिबल नहीं हो क्लेम करने के लिए, कल को कर सकते हो, तो वो यहाँ दिखा देना। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऐसा कौन सा ITC है जो हम कल को क्लेम कर सकते हैं? देखिए, आज आपकी जो गुड्स हैं वो इन ट्रांजिट हैं, अभी तक आपके पास पहुँची नहीं है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो इन ट्रांजिट हैं, अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है। आप उसका ITC आज नहीं ले सकते, लेकिन जब पहुंच जाएंगे तब आप उसका ITC ले लोगे। आपके पास 2B में तो आ गया क्योंकि बिल कट चुका था, इनवॉइस इशू हो चुका था, लेकिन अब इस
उस मंथ के अंदर जैसे अब अप्रैल का मंथ है, अप्रैल मंथ तक आपके पास वो गुड्स पहुंची नहीं थी तो आप उसको अदर्स में डाल देंगे, ठीक है, कि हम कल को इनका आईटीसी ले लेंगे, फिलहाल हम इनका आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब कल को उसको आपने क्लेम करना होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल 25 हज़ार का आईटीसी, आज आपने 25,000 यहाँ डाले, 25,000 यहाँ डाले, तो कल को उसको क्लेम कैसे करोगे, अगले मंथ के अंदर उसे यहाँ हम इस कॉलम में क्लेम कर लेंगे। आईटीसी जो हमने रिवर्स कर दिया था इस पार्ट में 4B2 में, ठीक है, अर्लियर टैक्स पीरियड में, लेकिन अब हम उसको क्लेम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे अगले मंथ में, ध्यान रखिएगा अभी नहीं, मई मंथ में हम एलिजिबल हो जाएंगे तो उसको हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे, ठीक है। ये वो आईटीसी जो है जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में हम एलिजिबल नहीं होते हैं क्लेम करने के लिए। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि देखिए कई बार क्या होता है कि कर्नाटका के अंदर गुड्स थी, हम हरियाणा के हैं, या ये इस जीएसटी नंबर की बात करूँगी, डाली का जीएसटी नंबर है, कर्नाटका की गुड्स थी और कर्नाटका में ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई था, तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, कर्नाटका का, आप बैठे हो दिल्ली में तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल होटल सर्विसेज की मैं बात करूँ वो आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी आईटीसी है जो 16(4) के अंतर्गत आपके लिए इनएलिजिबल हो आप, तो वो आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करने हैं, यहाँ पे आप उसको रिवर्स कर देंगे अपने 2B के आईटीसी को, ठीक है। यहाँ 17(5) के ब्लॉक्ड क्रेडिट्स जाएंगे और रूल 38, 42, 43 के जो भी क्रेडिट्स हैं जो आपको अलाउड नहीं है वो जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के जाएंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में आपको नील रेटेड, नॉन जीएसटी और एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो है वो यहाँ पे देखेगी, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होकर के आएगी, आपको जस्ट एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस, यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आपका है या लेट फीस है लेट फाइलिंग की तो वो आपको यहाँ पे दिखा देना है, इंटरेस्ट खुद से कैलकुलेट करके डाल दोगे यहाँ पे, क्लियर। अगर आपके पास इंटरेस्ट लग रहा है आपकी किसी भी लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट का, सारे डेटा को कंप्लीटली चेक करने के बाद आपको सेव जीएसटीआर 3B पे यहाँ क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ये रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। रिफ्रेश होने के बाद आपके पास, अभी ये रिफ्रेश हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे ये रिफ्रेश हो गया आपके पास प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ गया, इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे ये आपके पास आ जाएगा पेज, यहाँ से आपने चेक कर लेना है सारा। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे ये आपके पास अदर देन रिवर्स चार्ज ये अमाउंट पे करनी है, रिवर्स चार्ज वाली ये अमाउंट है, ठीक है। ये जो तीनों अमाउंट्स हैं ये आप आईटीसी से पे कर सकते हो, नो इशू। बट ये जो अमाउंट है रिवर्स चार्ज वाली, ये मैंने आपको पहले ही बताया था आपको कैश में पे करना है, ठीक है, ओके। तो अब ये जो अमाउंट आपको कैश में पे करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 13 रुपीज़ कैश में पड़े हैं, बाकी जो आपकी नेट पेमेंट है वो एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट में आ गई। अब यहाँ पे आपको इसका चलान बनाना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट चलान पर जाके आप लोग चलान बना सकते हो। उसके बाद आपने मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में क्लिक करना है, ये आपकी पेमेंट सारी सेट ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट यहाँ से सेट ऑफ करोगे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, देन आप अपनी 3B फाइल कर सकते हो। कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि चलान किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और अदर आपको जो प्रोसेस है मैं डीपली समझाऊंगी कि चलान कैसे क्रिएट करना है। तो अभी तक देखो हमने ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर दी, R1, 2A और 3B। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एडवांस सेशन भी इसके अंदर इंक्लूड करूं, एक पूरा एडवांस्ड कोर्स लेकर के आऊँ जीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक नया इसमें एडवांस लेवल का कोर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। बहुत मैंने कोशिश की कि आपको R1, 3B, 2A के सारे कंसेप्ट अपनी इन वीडियोज़ में समझा पाऊँ। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो मैं इनसे ज़्यादा समझाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम लोग RCM का एक स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद मैं TDS का भी स्टार्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि मैम TDS का भी एक कंप्लीट फाइलिंग आप स्टार्ट करवाओ। तो जिस टाइप के आपको कोर्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट में बताना। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या जो सबसे ज़्यादा मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।